जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है वो है नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, नॉर्मलाइजेशन की क्या ज़रूरत होती है, कि नॉर्मलाइजेशन करना ज़रूरी है, नॉर्मलाइजेशन से रिजल्ट पर कट ऑफ होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आपके सामने कि पहले जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस थी वो क्या थी, अभी जो कुछ चेंज हुआ वो क्या हुआ, वो सब बातें आपको आज के वीडियो में बताऊँगा। और ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखना, जिससे कि आपको पता चल जाएगा नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या होता है, वो सब आपको पता चल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर पूरे रिजल्ट की। पहले पुराने दो रिजल्ट है, इस बार जो एग्ज़ाम हुई है रेलवे की अभी तक कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, पर ये जो दो रिजल्ट है ये पुराने हैं। उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस क्या थी, कट ऑफ पर क्या नंबर था, जो अपने नॉर्मलाइजेशन नंबर क्या थे, सब आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। पूरा देखना आप लोग। अब देखो, इसमें दो रिजल्ट मैंने आपको दिखा रखा है। पहले इसमें देखो आपको दिखा रखा है तो टोटल करेक्ट जो स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन किए हैं, जो टोटल करेक्ट किए थे 30 क्वेश्चन, उसमें से रॉन्ग क्वेश्चन उसने किए थे 16। नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोर 7 क्वेश्चन उसने इग्नोर कर दिए थे। टोटल वैलिड क्वेश्चन कितने थे, 68 थे। अब उसके जो रो मार्क्स है टोटल वैलिड क्वेश्चन, उसमें से उसके 24.66 नंबर आ रहे हैं। और प्रोरेटेड आउट मार्क्स ऑफ, यानी कि उसके जो 100 में से अगर मार्क्स की बात करें तो 24.91 नंबर आ रहे हैं। अब नॉर्मलाइजेशन में उसके नंबर बढ़ गए 38.55। अब वो 24 से 38 कैसे हुए वो मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर देख लेना पूरा। अब और ये दूसरा, आप देखो दूसरा रिजल्ट दे रखा है, इसमें क्या दिखा रखा है, टोटल करेक्ट क्वेश्चन कितने 45 है, टोटल रॉन्ग क्वेश्चन कितने 17 है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोर कितना है, एक क्वेश्चन इग्नोर किया हुआ है, टोटल वैलिड क्वेश्चन कितने हैं 99 है, रो मार्क्स है टोटल वैलिड क्वेश्चन में से कितना है 39 नंबर है, और प्रोरेटेड आउट मार्क्स ऑफ 100 नंबर में से कितने हैं 39.73। यानी जो टोटल वैलिड क्वेश्चन में से तो ये रो मार्क्स है, ये टोटल और टोटल जो 100 क्वेश्चन में से बात करें तो 39.73 होता है। अब नॉर्मलाइजेशन मार्क 53 है। अब दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर 24-38 यानी कि लगभग 14 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर नंबर आके आपका अगर आप बात करोगे तो लगभग 14 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर भी आप ये देखते हो कि सर यहाँ पर 14 नंबर बढ़ते हैं, किसी के 20 नंबर बढ़ते हैं। दो स्टूडेंट है, दोनों के नंबर 40-40 नंबर बन रहे हैं, एक के नॉर्मलाइजेशन में नंबर बन गए 55, एक के बने 60। तो ऐसे कैसे हुआ, क्यों, इसका प्रोसेस क्या है इसका, वो आपको जानना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। इस चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको रेलवे से जितनी भी रिलेटेड, आपको रेलवे एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी बातें सब आपको बताई जाएगी। अभी ALP टेक्नीशियल और अपना जेई उनका पेपर हो चुका है अभी, और RPF का इनका पेपर होना बाकी है अभी, और अपना ग्रुप डी का पेपर बाकी है, NTPC का पेपर बाकी है, ALP CBT 2 बाकी है। तो ये सब पेपर बाकी है। तो आपको ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस पर आपको रेलवे से रिलेटेड बातें बताई जाएगी। और जो भी आपको यहाँ पर रेलवे से पिछले सालों में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, यानी कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अब देखो हम लोग इसकी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब देखो इसके बारे में एक नोटिस जारी हुआ था, उसमें क्या कह रहा था, रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन वेरियस लेवल ऑफ 7th CPC मैट्रिक्स, नोटिस ऑन नॉर्मलाइजेशन मेथोलॉजी फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड CBT की बेस है फॉर ऑल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होती है, जो भी सेंट्रल लेवल की, उनके बारे में ये नोटिस है। तो इसमें इस बार जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसमें कुछ चेंज किया है। वो चेंज क्या है वो आपको बताता हूँ। देखो, इट इज़ नोटिफाइड फॉर ऑल कंसर्ट दैट फॉलोइंग नॉर्मलाइजेशन methodology for normalization of score या marks shall be followed by RRBs for normalization. The raw score of the candidates in the examination conduct in multiple shifts of exam. For this the RRB shall use the percentile, इस बार क्या परसेंटाइल फार्मूला यूज़ मिलेगी। क्या अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होती है, अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होने के लिए नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी है। पहले क्या होता है कि अभी फ़िलहाल जो स्टेट लेवल पर एग्जाम होती है उनमें भी कई एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होती है, नॉर्मलाइजेशन जरूरी होता है। अब परसेंटाइल स्कोर की बात करें तो परसेंटाइल स्कोर आर स्कोर बेस्ड ऑन रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दोज हु अपेयर फॉर द एग्जाम। यानी कि क्या होता है कि जो रिलेटिव परफॉर्मेंस होती है, कि जितने भी जो एग्जाम के अंदर अपेयर हुए हैं उन के बारे में, कि उनके जो परफॉर्मेंस है, कि आपके जो नंबर आ रहे हैं वो दूसरे जो आपके साथ उस एग्जाम बैठे थे उनके जो परफॉर्मेंस उससे रिलेटिव होती है ये। फिर क्या कहता है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए स्केल रैंकिंग फ्रॉम 100 to 0 इज शिफ्ट ऑफ एग्जाम। यानी जो नंबर है आपके 100 में से आ रहे हैं, किसी के 0-100 के बीच में नंबर आ रहे हैं, किसी कितने आ रहे हैं, किसी कितने आ रहे हैं, तो द परसेंटाइल स्कोर इज नॉट द सेम एज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। यानी आपके जो नंबर आए हैं एग्जाम में वो और परसेंटाइल मार्क्स कभी सेम नहीं होंगे।
आपके अलग अलग हो सकते हैं। अब क्यों अलग होंगे वो आपको देख लेता हूँ। तो देखो पहले बात करते हैं हम लोग, द परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स दैट हैव स्कोर्ड इक्वल टू और बिलो सेम और लोअर रो मार्क्स दैट पर्टिकुलर पार्टिसिपे परसेंटाइल इन दैट एग्जामिनेशन। यानी कि जो क्या होता है कि जो परसेंटाइल स्कोर है वो आपका क्या किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट है जो आप जिस शिफ्ट में आप एग्जाम दे रहे हो उसके अंदर आपके इक्वल किसके नंबर आ रहे हैं, आपसे नीचे नंबर किस पर आ रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। देयर फॉर द टॉपर हाइएस्ट स्कोर ऑफ ईच शिफ्ट विल गेट द सेम परसेंटाइल ऑफ सेम सो विच इज डिसीरेबल। यानी जो टॉपर होता है, जो आपका वहाँ पर जो आपके जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है उसमें जो टॉपर है जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है उसके तो 100% आएंगे। अब आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल बेस रहेगा, इस बार ये नहीं रहेगा कि 30% 40%, परसेंटाइल बेस रहेगा। अब द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बिटवीन द हाइएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर आर आल्सो कन्वर्टेड टू अप्रोप्रिएट परसेंटाइल। यानी जो नंबर आपके जो एक तो हाइएस्ट नंबर है और एक किसी के लोवेस्ट नंबर भी है, कोई ऐसा बंदा भी होगा जिस स्टूडेंट भी होगा जिसके लोवेस्ट नंबर है, तो उनके जो आपके नंबर हैं हाईएस्ट और लोवेस्ट, उनके जो आपके बिटवीन जो नंबर है उन पर आपका जो उनको कन्वर्ट करता है ये किसमें, परसेंटाइल में कन्वर्ट करता है उनके नंबर को। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट में क्या करा गया है, द परसेंटाइल आर स्कोर विल बी नॉर्मलाइज्ड स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन एंड सेल बी यूज द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। यानी जो आपकी मेरिट लिस्ट की जो प्रिपरेशन होती है उसके लिए नॉर्मलाइजेशन स्कोर जरूरी है। द परसेंटाइल स्कोर, जब परसेंटाइल स्कोर है वो किसके लिए जरूरी है, आपके नॉर्मलाइज स्कोर और परसेंटाइल स्कोर, इसमें एक भी बात है। अब द परसेंटाइल स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट फॉर ए पर्टिकुलर शिफ्ट विल बी कैलकुलेटेड एज, यानी जो परसेंटाइल स्कोर है वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो क्या करेगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द शिफ्ट विद रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन द, यानी आप जो इस एग्जाम में शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हो उसके अंदर जो जितने भी कैंडिडेट स्टूडेंट अपीयर हुए हैं जिनके जो रो स्कोर है आपके इक्वल है या लेस देन है तो कैंडिडेट, उसके बारे में आपको बताना होगा। इसके ऊपर उसमें भाग किसका देना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वो पेड इन द टोटल स्टूडेंट। एक तो क्या होता है कि आपके जितने नंबर बन रहे हैं उससे बराबर या उससे कम कितने बच्चों के नंबर बन रहे हैं उनकी संख्या, फिर उसके भाग कितना देना, जितने आपकी शिफ्ट के अंदर जितने टोटल स्टूडेंट थे उसका भाग देना आपको। जैसे मान लो कि आपने एक शिफ्ट के अंदर 100 स्टूडेंट थे, 100 में से क्या हुआ कि 50 बच्चे से 40 बच्चे ऐसे हैं कि जिसके आपके बराबर या आपसे कम नंबर बन रहे हैं, तो 40 में बाकी इसका देना 100 का और गुणा किससे करना, 100 से करना। ये रहेगा इसका परसेंटाइल स्कोर का जो कैलकुलेट करने का है वो रहेगा। फिर क्या करें, द परसेंटाइल स्कोर फॉर द रो स्कोर ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स फॉर ऑल द शिफ्ट्स वुड बी मर्ज्ड एंड सेल बी कॉल्ड द आरआरबी स्कोर। आरआरसी स्कोर यानी आरआरसी लेवल 1 की होती है और उससे आरआरसी बोलते हैं या फिर आरआरबी बोलते हैं, विच विल बी देन द यूज्ड फॉर ऑल कॉम्पिलेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ द मेरिट लिस्ट होती है। परसेंटाइल स्कोर क्या होता है, वो आपके किस में ज़रूरी होता है, शिफ्ट के आपके जो परसेंटाइल स्कोर जो आपका रिजल्ट आता है उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि परसेंटाइल स्कोर से आपका रिजल्ट आसानी से आ जाए कि कौन से स्कूल। क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि किसी शिफ्ट में इजी पेपर आता जाता है, किसी में हाई आ जाता है, तो इजी वाले सब पास हो जाते हैं, हाई वाले ऐसे रह जाते हैं, तो उनको इक्वल करने के लिए जो क्या होता है नॉर्मलाइजेशन जरूरी होता है। द परसेंटाइल स्कोर विल बी कैलकुलेट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस टू अवॉइड द बाउंसिंग इफेक्ट। यानी कि परसेंटाइल स्कोर कहाँ तक होता है कि जो दशमलव उसके बाद में लगभग 5 संख्या तक आप लिख सकते हो, जैसे 99.5034 इस तरीके से आप लिख सकते हो, उस तक कैलकुलेट हुआ। इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स securing same percentile score, their merit position shall be determined by age criteria. Older person shall be placed at higher merit list, and in case age being same, the alphabetical number of the। अब क्या कहता है कि कई बार क्या होता है इसमें, क्या कह रहा है कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नॉर्मलाइजेशन स्कोर बराबर हो जाता है, तो अब ये कहता है कि उनमें से फर्स्ट नंबर किसका आएगा मेरिट लिस्ट में, तो फर्स्ट नंबर जो आएगा, फर्स्ट नंबर पर जो आएगा वो क्या कहेगा कि जिसका जन्म पहले हुआ है वो फर्स्ट नंबर पर। अब कई बार क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ भी अगर आपकी सेम मिल जाए, कि एज अगर आपकी सेम मिल जाए, तो क्या होता है कि जो आपका नाम है अल्फाबेटिकली, जैसे किसी का नाम ऐसे स्टार्ट है, किसी का वैसे, तो उसको उस नाम के अकॉर्डिंग उसकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, फिर मेरिट लिस्ट में उसको नंबर दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या बताएगा इसके अंदर। अब फिर क्या कर रहा है कि इन ऑर्डर टू finalize the merit based on percentile score as mentioned above, it is necessary to include only those candidates in the merit list who have secured minimum % of marks। यानी क्या कह रहा है कि नॉर्मलाइज परसेंटाइल स्कोर उन्हीं का होगा जो क्या है कि उन्होंने मिनिमम मार्क्स है जो पास होने के लिए जो है वो प्राप्त किए हैं। जैसे जनरल वालों के लिए 40% है, AWS वालों के लिए 40% है, OBC और जो नॉन क्रीमी लेयर है
उनके लिए प्यारे बच्चों कितने 30% है, SC वालों के लिए 30% है, ST वालों के लिए 25% है, और ST% 30% फॉर लेवल 1 एग्ज़ाम। जो लेवल 1 एग्ज़ाम होती है उसमें 30% है ST के लेवल के। तो उनके जो पासिंग मार्क्स जो आपके होने ज़रूरी है, उसके बाद में नॉर्मल ये नहीं कि किसी के 3 नंबर आ गए 3 नंबर वाले पास हो जाए, बिल्कुल नहीं। पासिंग मार्क्स आने ज़रूरी है। फॉर दिस नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ ईच कैंडिडेट्स विल आल्सो बी कैलकुलेटेड एज डिटेल्ड बिलो विच विल बी बेसिस ऑफ deciding who are the candidates that have scored minimum percentage of marks as per qualifying criteria given in the scenes as well as the given। अब क्या करें कि जो आपकी एग्जाम है उसके अंदर जो नंबर पास मार्किंग नंबर है उसी के अकॉर्डिंग आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बनेंगे। अब क्या होता है कि बेस शिफ्ट है, सिलेक्शन ऑफ बेस शिफ्ट जो सिलेक्शन होता है उसमें क्या होता है, बेस शिफ्ट इज ए शिफ्ट हैविंग द हाईएस्ट मीन यानी एवरेज अमंग ऑल द शिफ्ट्स ऑफ CBT विच इज with a condition that its present candidate count should be 70% or more than the average of all shifts। यानी 70% है या फिर उससे ज़्यादा है वो कैंडिडेट है, उसका प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड करता है ये आपका बेस्ट शिफ्ट या हाईएस्ट मीन जो एवरेज होता है उस पर। इन केस द हाईएस्ट मीन ऑफ 2 शिफ्ट्स आर सेम देन शिफ्ट हैव हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क्स शैल बी कंसिडर्ड एज बेस्ट शिफ्ट। यानी अब आपके एवरेज शिफ्ट के अंदर आपके एवरेज मार्क्स कितने बन रहे हैं वो भी इसमें नॉर्मलाइजेशन में डिपेंड करता है। तो अब इसमें क्या होता है, कई बार सेम बन जाते हैं, तो उसमें क्या करता है कि जो बेस्ट शिफ्ट होती है हाईएस्ट इंडिविजुअल जो मार्क्स है उस पर फिर डिपेंड करता है। इन केस बोथ द हाईएस्ट मीन एंड हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क्स आर सेम देन द शिफ्ट हैविंग हाईएस्ट परसेंट काउंट, यानी हाईएस्ट परसेंट काउंट फिर वहाँ पर बेस्ट शिफ्ट के लिए काम करेगा। पहले क्या करता है हाईएस्ट मीन, फिर आपका करता है हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क्स, फिर अगर दोनों सेम हो जाए तो फिर क्या करेगा हाईएस्ट परसेंट काउंट, हाईएस्ट परसेंट काउंट। ये समझ गए। अब इसमें आगे की अब बात बता रहा है, आगे क्या बता रहा है, अब क्या कह रहा है, एक्स इज द परसेंटाइल स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट इफ एक्स परसेंटाइल स्कोर इज फाउंड इन बेस शिफ्ट देन करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज मार्क्स आर डायरेक्टली अवेलेबल, अदरवाइज फॉलोइंग कैंडिडेट्स स्टैंडर्ड मैथमेटिकली फॉर्मूला ऑफ इंटरप्रिटेशन। यह क्या कह रहा है कि इसमें बेस शिफ्ट के अंदर जो आपके परसेंटाइल स्कोर फाउंड होता है आपका वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स डायरेक्ट अवेलेबल होता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो हमको बता दो। इसका फॉर्मूला जो आपको बता रखा है, फॉर द कैंडिडेट दूज परसेंटाइल स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम परसेंटाइल ऑफ बेस शिफ्ट। यानी जो बेस शिफ्ट है उसके अंदर प्यारे बच्चों जो मिनिमम परसेंटाइल या फिर इसके इक्वल है, यानी किसी स्टूडेंट के इक्वल या फिर बराबर है, तो उसका कैसे निकालेंगे वो आपको बता देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कैसे निकालेंगे, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 प्लस y1। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, x2 क्या होता है, इज इमीडिएट हायर परसेंटाइल स्कोर इन बेस शिफ्ट, यानी बेस शिफ्ट में जो हायर जो परसेंटाइल स्कोर होता है वो होता है x2। x1 क्या होता है, लोअर परसेंटाइल स्कोर होता है बेस शिफ्ट में। y2 क्या होता है, मार्क्स करस्पॉन्डिंग टू x2 परसेंटाइल स्कोर इन, यानी कि जो आपकी x2 है जो आपका हाईएस्ट परसेंटाइल स्कोर है उसके करस्पॉन्डिंग जो मार्क्स है y2 वो होता है। फिर y1 क्या होता है कि x1 जो लोवेस्ट है उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर होते हैं वो होते हैं बेस्ट शिफ्ट के अंदर। ये इससे आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है, नॉर्मलाइजेशन इसी से निकलता है। अब आप इस चीज़ के बारे में खुद तो नहीं निकाल सकते, पर आपके लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आपका रिजल्ट आपके हाथ में है कि आपकी तैयारी कितनी है, आपका एक्यूरेसी कितना देते हो। एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है उसके साथ साथ माइनस मार्किंग भी रहती है। अगर आपकी एक्यूरेसी सही है ना तो आपको फिर नॉर्मलाइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। अब क्या करें, फॉर द कैंडिडेट्स हुज परसेंटाइल स्कोर इज लेस देन दैट द मिनिमम परसेंटाइल ऑफ बेस शिफ्ट। पहले मैं तो क्या कर रहा था कि कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो बेस शिफ्ट के अंदर जो परसेंटाइल स्कोर जो आपका एवरेज मिनिमम जो उससे हाईएस्ट होता है। कई बार क्या होता है कि बेस शिफ्ट के अंदर जो होता है परसेंटाइल स्कोर इज लेस देन, यानी कम आपका कम परसेंटाइल स्कोर। कई बार क्या होता है बेस शिफ्ट के अंदर जो होता है उससे मिनिमम परसेंटाइल स्कोर से एक तो कम होता है, एक ज़्यादा होता है। एक होता है कम, किसी के कम आ गए किसी के ज़्यादा आ गए, तो वो ज़्यादा वाले के फिर यहाँ पर पहले वाले ज़्यादा वाले के दिया, दूसरा क्या था कम के लिए दे रखा था। तो वही है एन बराबर वाई है एन माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x1 माइनस x। अब क्या करें, एन क्या है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपके निकालने। उसमें क्या कहता है x1 इज में, तो x1 क्या है हाईएस्ट बेस शिफ्ट के अंदर जो आपके हाईएस्ट जो स्कोर है परसेंटाइल स्कोर है वो होता है x1। x2 क्या होता है नेक्स्ट हाईएस्ट परसेंटाइल स्कोर, जो नेक्स्ट हाईएस्ट उससे जो अगला जो हाईएस्ट स्कोर है वो होता है।
फिर क्या कहता है y1 इज मार्क्स करस्पॉन्डिंग टू x1, यानी कि जो x1 जो आपका है हाईएस्ट परसेंटाइल स्कोर, उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर होते हैं, मार्क्स होते हैं y1 वो होते हैं। फिर करस्पॉन्डिंग यानी कि y2 है जो क्या होता है आपके नेक्स्ट जो हायर परसेंटाइल होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये होता है आपका यानी कि हायर परसेंटाइल नॉर्मल। तो ये आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में सबसे ज़्यादा आपकी जो होती है, सबसे बड़ी बात जो आपके लिए होती है क्या होती है, वो होती है पहली बात तो मैं आपको इसमें बताया नहीं गया, पर मैं बता दूँ आपको एक्यूरेसी। क्यों एक्यूरेसी प्यारे बच्चों, एक्यूरेसी आप जो भी क्वेश्चन करो चाहे कम क्वेश्चन अटेंड कर लो, पर जितने अब आपने किसी बच्चे ने 60 क्वेश्चन किए 20 गलत कर दिए तो फिर वो तो आ गया। एक स्टूडेंट 50 क्वेश्चन अटेंड कर रहा है, दूसरा 60 कर रहा है कि यार तूने 40-50 किए मैंने 60 किए, पर उसके एक्यूरेसी सही है, आपकी एक्यूरेसी रेसी नहीं है। तो एक्यूरेसी ज़रूरी है इसमें। एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा आपकी होगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर आपके एवरेज जो मार्क्स आ रहे हैं उसका आप डिपेंड करता है कि एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपकी शिफ्ट में हाईएस्ट नंबर कितने बन रहे हैं, आपकी शिफ्ट में लोवेस्ट नंबर कितने बन रहे हैं, वो सब इस पर डिपेंड करता है। आपके नंबर कितने बन रहे हैं वो सब इस पर डिपेंड करता है, तभी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती है। अब मैं आपको जो आगे के जो वीडियो होंगे आपके कि CBT 1 का जो ALP CBT 1 हुई है, टेक्नीशियन हुई है, उनकी एग्जाम का जो रिजल्ट कब तक आएगा उसका वीडियो मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके अलावा जो अपने जो पीछे की जो एग्जाम हुई उनमें सबसे ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन हुए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे जीके, कोई भी सबसे ज़्यादा जो रिपीट वाले क्वेश्चन होते हैं कि जो हर बार आपको एग्जाम में मिल जाते हैं, हर लगभग शिफ्ट में आपको मिलते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको जरूर बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा आपको किसकी तरफ ध्यान देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।